गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने दिखाने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम है क्या, ये नियम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। व्हाइटस्टोन ब्रिज, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है व्हाइटस्टोन ब्रिज। तो व्हाइटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने दो नियम दिए, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। तो देखिए पहला नियम क्या दिया, पहला नियम दिया संधि नियम यानी जॉनसन रूल। ये संधि नियम में क्या होता है, इसमें क्या संरक्षित रहता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम में आवेश संरक्षित रहेगा यानी आवेश संरक्षित रहेगा, और दूसरा नियम में ऊर्जा संरक्षित रहेगा। दूसरा नियम को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप का नियम। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम। तो देखिए किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम। तो देखिए पहला नियम में है क्या, इसमें देखिए एक हम लोग प्रतिरोध लिए, ये रेजिस्टर, इसके साथ क्या करेंगे और भी रेजिस्टर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मान के चलिए ये भी एक रेजिस्टर है, ये भी एक रेजिस्टर लिए, चार पांच को हम लोग कनेक्ट कर दिए। ये जो बन गया एक ही बिंदु पर, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉनसन पॉइंट यानी संधि का मूल बिंदु। अब देखिए ये जो रजिस्टर है इसमें हम लोग धारा डाल दिए। देखिए इसको हम लोग क्या लेंगे, मान लेते धारा I1 मान के चलते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं I2। अब देखिए ये I1 कहाँ तक जा रही है, ये एनी पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट में जाके मिल रहा है। ये I2 धारा भी P पॉइंट में जाके मिल रहा है। ये मान लेते हैं I3, ये I3 भी, ये I3 धारा भी P पॉइंट में जाके मिल रहा है। लेकिन ये जो दो गो रजिस्टर बचे इसमें मान के चलते हैं इसकी डायरेक्शन उल्टा कर दिए, ये कर दिया I4 और ये हो गया I5। इसका मतलब क्या है कि तीन गो रूट से जो करंट आ रही है P बिंदु पर, तो दो गो रूट से वह उतना ही करंट निकल जाएगी। बात है समझ में। इसका मतलब आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा। इसको हम लोग परिभाषा कैसे करेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से निकलने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, जितना धारा आएगा उतने धारे उसी दो रूट में निकल जाएगा। इसका मतलब आने वाला 3 गो रूट है तो जाने वाला 2 गो रूट है, तो 2 रूट से उतना ही धारा बाहर निकल जाएगा। इसी रूट को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम। इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग उस बिंदु से निकलने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होते हैं। तो देखिए परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग उस बिंदु से निकलने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि 3 रूट से जितना करंट आएगा 2 रूट में उतना ही निकल जाएगा। इसका कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए I1, I2, I3 ये लेंगे लेफ्ट साइड और ये लेंगे राइट साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। क्लियर। लेकिन ये देखिए I4 और I5 इसको बराबर के लेफ्ट की ओर करेंगे तो क्या आएगा बोले तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजकल टू 0।
अब देखिए इसको हम लोग समेशन डालेंगे तो क्या आएगा, आई इजकल टू 0, समेशन ऑफ आई इजकल टू 0। क्लियर। अब देखिए इसको दूसरे लैंग्वेज से भी हम लोग दे सकते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाले कुल धाराओं का बीज गणितीय योग 0 के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ हानि हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब जितना कारण आया उतना ही कारण निकल गया। तो देखिए कारण किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आवेश के द्वारा। तो इस नियम में क्या संरक्षित रहेगा, यानी विद्युत आवेश। यहाँ पर अगर सवाल उठेगा कि किरचॉफ का पहला नियम, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि नियम, संधि का नियम। तो संधि नियम में क्या संरक्षित रहेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आवेश यानी चार्ज, चार्ज रहेगा इसमें संरक्षित, इसमें कुछ हानि नहीं हो रहा है। क्लियर। लेकिन लूप, इसका दूसरा नियम क्या है, लूप का नियम। तो लूप का नियम में क्या संरक्षित रहेगा, ऊर्जा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए किरचॉफ के दूसरा नियम, इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप का नियम। क्लियर। यानी इसमें क्या संरक्षित रहेगा, यानी ऊर्जा। इसमें अगर पूछा जाए कि दूसरा नियम में क्या संरक्षित रहेगा, तो आंसर क्या होगा, ऊर्जा। तो देखिए इस नियम में क्या बोलता है, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित कुल विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए ये एक बंद लूप है, बंद लूप में जहाँ पर बांधा हुआ है। अब देखिए इसमें दो गो सेल हम लोग कनेक्ट कर दिए, लेकिन इसकी दिशा किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टर है जिसका प्रतिरोध हम लोग क्या लिए, R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3। अब देखिए ये करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट को हम लोग मान के चलें इस सर्किट में जो पास हो रही है इसको I1, इसमें I2, इसमें I3। तो क्या बोल रहा है, किसी लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित, लूप में उपस्थित कुल विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब इसमें कारण अगर जा रही है, ये प्रतिरोध है, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। क्लियर। जहाँ पर प्रतिरोध है, कोई भी चालक तार है तो उसका प्रतिरोध जरूर रहेगा। अगर उसमें कारण हम लोग पास करा रहे हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, ओम का नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज का संरक्षण का नियम भी हम लोग कहते हैं। ये लूप का नियम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या संरक्षित रहेगा, वोल्टेज यानी विभवांतर। अब देखिए यहाँ पर दो को सेल कनेक्ट कर दिए, दो को सेल क्या लिए, E1 और E2। अब देखिए परिभाषा के अनुसार ये सेल से जितना ये विभवांतर दिखाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत भाग बल, तो पूरे सर्किट में जितना उत्पन्न होगा दोनों क्या होगा, एक दूसरे पर बराबर होगा। तो देखिए कहाँ कुछ हानि हुआ, कुछ हानि हुआ, हानि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऊर्जा कहीं लॉस हुआ, लॉस नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये पालन करते हैं। इसलिए ये सेकंड लॉ में क्या संरक्षित रहेगा, वहाँ पर ऑप्शन कुछ भी दिया रहे तो टिक किस में करना है, ऊर्जा में, कि जितना वोल्टेज दिखाएगा वो सर्किट में फ्लो होगा, वो कहीं लॉस नहीं होगा। इसी नियम का हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो देखिए लिखने का ढंग क्या है, इसमें विभवांतर क्या उत्पन्न होगा जी, V इक्वल टू IR, I1 इंटू R1। तो देखिए इसकी डायरेक्शन पर देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, I1 इंटू R1, किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, V इक्वल टू IR। फिर देखिए इसमें क्या होगा, ये डायरेक्शन इधर है तो डायरेक्शन की दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट में हम लोग कुछ कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा वो नेगेटिव। ये सेल को उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो धारा इधर से फ्लो होगा। यहाँ पर एक गो सेल को कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर आउटपुट निकाल देंगे
तो क्या होगा, तब डायरेक्शन ये उल्टा होगा तो वहाँ पर माइनस लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सर्किट किताब में भी आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए सेल को दो कंडीशन में हम लोग कनेक्ट किए, यहाँ पर एक को सेल किए तो यहाँ पर एक को, तो देखिए सेल का डायरेक्शन हम लोग अलग कर देंगे तो उसका डायरेक्शन अलग होने पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा I2 R2 ये क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये प्लस होगा। फिर देखिए यहाँ पर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं I3 R3, ओम के नियम के अनुसार I3 R3 ये भी प्लस होगा कि डायरेक्शन में है, कितने के बराबर होगा, E1 प्लस E2 कुल विद्युत भाग बलों, यहाँ पर देखिए उपस्थित कुल विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। बात आ समझ में, इसका मतलब जो परिभाषा में देख रहे हो वही हम लोग लिख दी गई क्वेश्चन परिभाषा। फिर एक बार देख लीजिए, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद लूप में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, देखिए संगत प्रतिरोध धारा के साथ संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग लूप में उपस्थित कुल विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब लूप में जो सेल है कुल एक साथ ऐड कर देंगे उसके बराबर होगा। इसका मतलब सेल से जितना विभवांतर निकलेगा उतना ही विभवांतर सर्किट में फ्लो होगा। इसका मतलब कुछ यहाँ पर हानि नहीं हो रहा है ऊर्जा, इसलिए ये इसमें क्या संरक्षित रहेगा, यानी ऊर्जा। बस यही तो है ये नियम। अब इसको समेशन के साथ दिखा सकते हैं, तो समेशन जब दिखा देंगे तो क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। वाह, तो इतना तक लिखना है किरचॉफ का दूसरा नियम में। क्लियर। देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे व्हाइटस्टाइन ब्रिज। तो देखिए व्हाइटस्टाइन ब्रिज जो हम लोग इसका व्यंजक दिखाएंगे तो ये दो विधि से हम लोग दिखा सकते हैं, एक है संतुलन विधि और एक है असंतुलन विधि। क्लियर, बैलेंस कंडीशन एंड अनबैलेंस कंडीशन। तो देखिए संतुलन विधि से ये ज़्यादातर पूछता है जैक बोर्ड में, जब भी पूछेगा ये संतुलन विधि से ही पूछते हैं। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं संतुलन विधि। तो देखिए संतुलन विधि पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए डायग्राम से ही इसका खेल है, डायग्राम सबसे पहले फोकस करिए। तो देखिए व्हाइटस्टाइन में मेन उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है, तो व्हाइटस्टाइन सेतु का मुख्य काम क्या है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, बस यही है इसका काम और कुछ नहीं। तो देखिए सबसे पहले कि व्हाइटस्टाइन सेतु का जो परिभाषा है वो परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि व्हाइटस्टाइन सेतु चार प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें तीन ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम, तो चलिए देखते हैं डायग्राम। देखिए इसमें चार को प्रतिरोधक रहेगा, उनमें से तीन रहेगा ज्ञात और एक रहेगा अज्ञात। तो देखिए इसका डायग्राम, ये एक गो प्रतिरोध लिए, ये लिए एक गो, दो यहाँ से ले लिए ये एक गो, तीन यहाँ से ले लिए एक गो, चार। अब देखिए चार गो रेजिस्टर है, इसका प्रतिरोध को कुछ मान के चलेंगे, ये मान लेते P, ये मान लेते Q, ये मान लेते R, ये मान लेते S। तो देखिए S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध है ये है अज्ञात प्रतिरोध, और तीन जो प्रतिरोध है ये है ज्ञात प्रतिरोध। अब देखिए इसमें एक सेल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसके बीचों बीच एक क्या ले लिए, एक गो गैल्वेनोमीटर ले लिए, जिसका प्रतिरोध हम लोग क्या लेंगे, बिग जी। यहाँ पर एक स्विच को कनेक्ट कर दिए, यानी चाबी। क्लियर। अब देखिए यहाँ से धारा क्या जा रही है, आई धारा जा रही है। यहाँ पर चार को पॉइंट मान के चलेंगे, क्या मानेंगे, ये पॉइंट ए, यह पॉइंट को मान लेते बी, यह पॉइंट को सी, यह पॉइंट को डी। अब देखिए आई धारा कहाँ तक पहुँचती है, ए पॉइंट तक। ए पॉइंट के बाद ये दो रूट में बढ़ जाता है, तो ऊपर वाला धारा को कुछ मान के चलेंगे I1 और नीचे वाला को I2। फिर देखिए I1 धारा कहाँ तक पहुँच चुकी,
बी पॉइंट तक पहुंचेगा। बी पॉइंट के बाद फिर ये 2 को रूट मिल गया, तो इधर गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं IG धारा खींच रहा है, तो इस रूट में क्या भागेगा, I1 माइनस IG। फिर नीचे साइड देखेंगे, इधर से आ रही है क्या, ये मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में ये कनेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरे कंडीशन में इसको ऑफ कर देंगे, डिस्कनेक्ट। तो अब मान लीजिए ये ऑन है, तो इधर से क्या धारा आ रही है IG, इधर से I2, तो इस रूट में क्या भागेगा I2 प्लस IG। क्लियर, यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए ये ह्यूजेन सेतु जो है, ये संतुलन विधि द्वारा इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि संतुलन विधि क्या है। अब देखिए ऊपर से जितना करंट जाएगा नीचे से उतना जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ से देखिए करंट 2 रूट में भाग जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर स्विच मान लीजिए ऑन है, तो इस कंडीशन को संतुलन विधि हम लोग नहीं बोलेंगे। किस कंडीशन को बोलेंगे, ये मान लीजिए ऑफ कर देंगे, तो IG धारा क्या बहेगा नहीं, ऊपर साइड में जितना जाएगा नीचे साइड में उतना ही जाएगा। सी पॉइंट में मान लेते हैं, इस पॉइंट में 100 एम्पियर है, तो ऊपर में 50 एम्पियर, तो नीचे साइड से जाएगा 50, कुल मिला के यहाँ पर फ्री मिल जाएगा 50-50 100 एम्पियर। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे संतुलन विधि। क्लियर, तो देखिए आगे चलिए सिद्धांत क्या होगा। देखिए ह्यूजेन सेतु इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि संगत प्रतिरोधक का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, P के संगत क्या है, इसी रूट में जाएगा तो Q, और R का संगत क्या है S। इसका मतलब है P/Q इज इक्वल टू R/S। S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, तो S बराबर क्या लिख सकते हैं, S को P के जगह पर कर देंगे तो क्या आएगा RQ/P। यही व्यंजक हम लोग दिखाएंगे। क्लियर, अगर 3 को ज्ञात प्रतिरोध रहेगा तो S का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सिद्धांत समझ में आ गया। अब इसका बनावट में क्या लिखेंगे बोले तो देखिए ह्यूजेन सेतु में 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है जिसके मध्य एक विक्षेपमापी को जोड़ा जाता है। इसमें प्रवाहित होने वाले धारा I है तथा A बिंदु पर I1 तथा I2 धारा में व्यक्त होती है। विक्षेपमापी G से प्रवाहित होने वाली धारा IG है। बस इतना ही लैंग्वेज लिखना, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रमाण में, दिखाएंगे प्रमाण क्या करेंगे। देखिए बंद लूप से हम लोग चलेंगे, इसका मतलब किरचॉफ का पहला नियम भी अप्लाई होगा और दूसरा नियम भी अप्लाई होगा। तो देखिए बंद लूप ABCDA में चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बंद लूप ABDA में। अब देखिए बंद लूप का जो नियम हम लोग अप्लाई करेंगे, ये धारा के साथ ये प्रतिरोध है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, ओम के नियम के अनुसार 20 वोल्ट आयर। तो I यह है प्रतिरोध क्या है P, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं I1P। फिर देखिए ये डायरेक्शन इधर है, तो इसका धारा क्या है IG, इसका प्रतिरोध क्या है बिग G गैल्वेनोमीटर का, तो प्लस होगा इसलिए कि डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में। तो क्या होगा IG के साथ हो जाएगा बिग G। फिर देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इससे ये इधर से जा रही है, तो क्या होगा यह माइनस हो जाएगा I2 R इस गलत क्या होगा, पहले नियम के अनुसार 0। कुल धाराओं का बीजगणित योग 0 के बराबर होता है। यहाँ पर लूप का नियम भी अप्लाई हो रहा है और पहला नियम भी अप्लाई हो रहा है। अब देखिए संतुलन विधि में हम लोग क्या जानते हैं, संतुलन विधि में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पर सवाल उठ रहा है, तब हम लोग गैल्वेनोमीटर को किस लिए जोड़ें, इसलिए जोड़ें कि हम लोग चेक करेंगे कि इसमें धारा पास हो रही कि नहीं हो रही है। हम लोग छू के तो नहीं देख सकते ना, इसलिए विक्षेपमापी का हम लोग उपयोग करते हैं। और विक्षेपमापी क्या है, ये अल्प धारा को मापता है, ये अधिक धारा को नहीं मापता है। अधिक धारा जैसे डालेंगे ना विक्षेपमापी में, उसका कुंडली जल जाएगी। अधिक धारा को मापने के लिए जैसे ऑल्टरनेटिव कारण है, ये हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि
अधिक धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। उसका कुंडली बहुत मजबूत होता है जिस कारण वो कुंडली आसानी से नहीं जलती है, और विक्षेपमापी का कुंडली बहुत नाजुक होती है जिस कारण ये आसानी से जल जाती है। इसलिए बैटरी वाला धारा से यह विक्षेपमापी एकदम सही मान बताएगा। फिर यहाँ पर एमीटर अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है जिस कारण बैटरी का सही मान वो नहीं बताता है। बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि बैटरी है 24 वोल्ट का, मान ले तो 30 एम्पियर का वो धारा निकल रही है, तो एमीटर कनेक्ट कर देंगे तो एमीटर क्या करेगा, एमीटर मान लेते 5 या 10 एम्पियर अपना खा लेगा तो सही मान बताएगा। 30 में मान लेते 5 एम्पियर खा लिया तो कितना शो करेगा, 25 एम्पियर। लेकिन विक्षेपमापी में ऐसा नहीं होता है, वो अपना प्रतिरोध नगण्य होता है जिस कारण क्या होता है, ये धारा नहीं शोषण करता है, धारा को नहीं खाता है, जिस कारण क्या होता है, जितना एम्पियर है उतना मान सही बता देता है। इसलिए बैटरी वाला करंट को मापने के लिए विक्षेपमापी का उपयोग किया जाता है, और अधिक धारा अल्टरनेटिव करंट को मापने के लिए, जैसे अधिक धारा, वहाँ पर हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में। अब देखिए क्या होगा, IG इजगल टू 0, यहाँ पर धारा नहीं पास होगा तो IG का मान क्या हो जाएगा, 0। अब 0 यहाँ पर पुट होगा तो क्या होगा बोले तो I1P माइनस I2R इजगल टू 0। यहाँ पर देखिए I1P इजगल टू माइनस, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे I2R। अब देखिए I1 बटे I2 इजगल टू लिख सकते हैं R, ये P कर देंगे नीचे, इसको समीकरण 1 कर दिया। वाह। आप देखिए आगे ये लूप का कहानी खत्म। आप इस लूप में बात करेंगे, जिधर से चलेंगे BCDB में, या तो इधर से भी जा सकते हैं BDCB में, जिधर से जाना है चलिए आंसर वही आएगा, रिजल्ट वही दिखाएगा। तो चलिए बंद लूप, जिधर से जाना है चलिए, किधर से जाना है, चलिए इधर से ही दिखा देते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर, ये प्लस जाएगा, ये उल्टा है माइनस जाएगा, ये उल्टा है ये माइनस जाएगा, तो क्या होगा बोले तो CDB में क्या लेंगे, देखिए ओम के नियम के अनुसार बीज गल्टा IR क्या होगा, ये है I के साथ R इसका प्रतिरोध क्या ले Q, ये देख Q आ गया। फिर देखिए इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या होगा बोले तो I2 प्लस IG इजगल टू S, फिर ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा IG के साथ बिग G इजगल टू 0। क्लियर? अब फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, I1Q माइनस IG के साथ Q हो जाएगा, फिर माइनस I2S माइनस IGS माइनस IGG इजगल टू 0। फिर हम लोग लिखेंगे संतुलन विधि में, IG बराबर क्या होगा 0, IG बराबर 0। तब क्या आएगा, ये टर्म 0, तो क्या बचा I1Q माइनस I2S इजगल टू 0। ये माइनस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा I1Q इजगल टू I2S। क्या लिखेंगे, I1 बटे I2 इजगल टू S बटे Q। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, देखो 1 तथा 2 से क्या है R बटे P इजगल टू S बटे Q। इसको लेफ्ट कर सकते हैं तो क्या होगा, S बटे Q इजगल टू R बाई P। अतः मेरा अज्ञात प्रतिरोध क्या है, S क्या होगा RQ बटे P। यही हो गया मेरा प्रूफ। वो डिस्टेंस है तो ये हो गया प्रूफ। जो ये था RQ, देखिए RQ बटे P हुआ प्रूफ। अब देखिए आगे, ये ह्यूटिटन सेतु संतुलन का शर्त है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध S का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। बस यही है ह्यूटिटन ब्रिज। क्लियर? तो ह्यूटिटन ब्रिज पढ़ने से पहले क्या पढ़ना होगा, किरचॉफ का पहला नियम तथा किरचॉफ का दूसरा नियम।
देखिए पहला नियम और दूसरा नियम से ये वाला फुल्ली रिलेटेड है, इसलिए वो नियम पहले पढ़िए, उसके बाद इसमें आ जाइए, एकदम फुल ईजी है। और जैक बोर्ड 2021 के लिए ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट ब्रिज, क्लियर। तो ये सवाल आप लोग आराम से तैयारी करिए और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, और ये कन्फर्म कर लीजिए, हाँ ये एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो हम लोग ज़रूर लिख देंगे। तो चलिए यही था ये सवाल।